इस फिल्म की कहानी सुनकर भाई आप लोग शॉक हो जाओगे। एक लड़का होता है केविन, जिसकी सौतेली माँ उसको बचपन में इतना टॉर्चर करती थी कि उस लड़के का दिमाग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बैरी नाम का एक अलग आइडेंटिटी बना लिया था। यानी जब कोई उसे मारने आता तो बैरी बनकर अपने आप को बचाता था, बिल्कुल अपरिचित जैसा। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो काफी शर्मिला था, इसलिए कॉलेज की लड़कियां उसको हरदम छेड़ती रहती थीं। पता है तब उसके दिमाग ने क्या किया, डेनिस नाम के आइडेंटिटी को बनाया, जो लड़कियों से शर्माने के बजाय उनके कपड़े उतरवा के डांस करवाता था। ऐसे ही मुश्किलें आती गई और उसके दिमाग ने अब तक 23 आइडेंटिटीज बना लिए थे। यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। केसी नाम की एक खूबसूरत लड़की, जो कि अपनी सहेली क्लेयर के बर्थडे पार्टी से घर लौटने के लिए अपने अंकल को फोन मिला रही थी। पता चलता है कि उसके अंकल की गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो गई है, इसलिए उसे क्लेयर के डैड से लिफ्ट लेना पड़ता है। ये तीनों सहेलियां केसी, क्लेयर और मार्सिया जाकर गाड़ी में बैठ जाती है, जबकि क्लेयर के डैड क्लेयर के मिले गिफ्ट को गाड़ी की डिक्की में डालने लगते हैं। तभी एक अनजान शख्स उन्हें बेहोश कर उनके कार में घुस जाता है। ये लोग अभी कुछ समझ पाते, वो उन तीनों को बेहोश कर किडनैप कर लेता है। कुछ घंटों बाद जब उनकी आंख खुलती है तो वो तीनों एक कोठरी में बंद होती है, जिसमें 2 लाइट, 2 बेड के सिवा सांस लेने के लिए एक भी खिड़की नहीं थी। अब तक इन्हें समझ आ चुका था कि वो लोग बुरी तरह फंस चुकी है। इतने में वो किडनैपर अंदर आकर उनके सामने आराम से कुर्सी लगाकर बैठ जाता है और थोड़ी देर तक उन तीनों को ताड़ने के बाद मार्सिया को पसंद कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। केसी झट से उसके कानों में कहती है कि अपने कपड़ों में पेशाब कर देना, वो तुम्हें छोड़ देगा। दरअसल वो समझ चुकी थी कि उस किडनैपर को ओसीडी की प्रॉब्लम है। इस बीमारी में पेशेंट अपने आसपास के सभी चीजें साफ सुथरी रखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो गंदगी में रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। अगले ही पल वो मार्सिया को कमरे में वापस छोड़कर तेजी से निकल जाता है, क्योंकि मार्सिया ने केसी के कहे मुताबिक कपड़े में पेशाब कर दिया था। मार्सिया बताती है कि वो बड़ी ही घटिया किस्म का आदमी है। वो चाहता था कि मैं उसके सामने कपड़े उतार कर नाचूं। उसके इस बर्ताव को देख क्लेयर ने मन बना लिया था कि अगली बार जैसे ही अंदर आएगा वो तीनों उस पर हमला कर देंगी। पर केसी ने भांप लिया था कि वो बहुत स्ट्रांग है, उसके एक रैपटे में ही ये लोग धरती छाटती फिरेंगी। दूसरी तरफ कैरन नाम की एक मनोचिकित्सक को दिखाया जाता है, जिनके टीवी पर इन तीनों के गुमशुदा होने की न्यूज आ रही थी, क्योंकि क्लेयर के पिता होश में आने के बाद उन तीनों के लापता होने की कंप्लेन करवा चुके थे। अगले ही पल डॉक्टर कैरन से मिलने एक बैरी नाम का शख्स आता है। ये वही शख्स था जिसके एक दूसरे पर्सनैलिटी ने उन तीनों लड़कियों को किडनैप किया था। उसे DID यानी डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर नामक बीमारी थी, जिससे उसके दिमाग ने 23 अलग अलग पर्सनैलिटीज बना लिए थे। वो डॉक्टर कैरन से अपने 23 आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस कर चुका था, ताकि डॉक्टर कैरन साइकोथेरेपी के जरिए उसे ठीक कर सके। सेशन के स्टार्टिंग में वो उससे उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम बैरी बताता है, लेकिन उसकी हरकतें देख डॉक्टर कैरन भांप लेती है कि उसके ऊपर डेनिस की पर्सनैलिटी हावी है, जिसको COD का प्रॉब्लम था। इसीलिए वो बार बार चीजों को सही कर रहा था। इसी पर्सनैलिटी यानी कि डेनिस ने ही लड़कियों को किडनैप किया था। अगले ही पल वो बिन कुछ बोले यहाँ से चला जाता है। डॉक्टर कैरन डाउट में पड़ जाती है कि बैरी के आड़ में आखिर वो डेनिस की आइडेंटिटी को उनसे छिपा क्यों रहा था। इधर तीनों लड़कियां काफी परेशान थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगी। तभी रूम के बाहर वो किसी लड़की की आवाज सुनती है और उससे मदद के लिए तुरंत दरवाजा पीटने लगती है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने किडनैपर को लड़की के लिबास में देख सब हैरान रह जाते हैं। दरअसल उसके ऊपर पैट्रिसिया की आइडेंटिटी, जो कि एक लड़की है, वो हावी हो गई थी। इसलिए वो लड़कियों जैसा बर्ताव कर रहा था। पर इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। उधर देर रात को डॉक्टर कैरन के बेड पर बैरी के फाइल में एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि पिछले सेशन में डेनिस ने बनाकर उन्हें दिया था। यानी कि वो अपने 24वें पर्सनालिटी को डेवलप करना शुरू कर चुका था, जो कि बहुत ही खूंखार जानवर टाइप का था। क्या होगा जब वो सच में सामने आएगा। खैर, इधर किडनैपर को आधी रात एक बच्चे की तरह बिहेव करता देख इनकी फट के हाथ में आ जाता है। वो कहता है कि मेरा नाम है हेडविग, मेरे पास लाल लाल मौजे हैं, मैं उन्हें किसी को नहीं दूंगा। अगले ही पल डरावने अंदाज में वो तुम लोगों को मारने बस आने ही वाला है। हालांकि वो लोग समझ नहीं पा रहे होते कि वो किसकी बात कर रहा है। केसी पूछती है कि तुम कितने साल के हो हेडविग। वो बोलता है कि मैं 9 साल का हूँ। केसी समझ चुकी थी कि ये सब उसके दिमाग का झोल है, इसलिए वो कभी लड़की तो कभी बच्चा बन जा रहा है।
जिसका फायदा उठाकर वो हेडविग से उनको यहाँ से बाहर निकालने के लिए फुसलाने लगती है। वो कहता है कि मिस्टर डेनिस इसके लिए उसे जान से मार डालेंगे और दरवाजा बंद कर बाहर भाग जाता है। डर के मारे ये लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी क्लेयर को 4 सीलिंग के अंदर एसी डक का रास्ता मिलता है, जिसको अपने हिल वाले सैंडल से तोड़ना शुरू करती है। वहीं केसी दरवाजे पर निगरानी करने लगती है। अभी एसी डक्ट का रास्ता ओपन भी नहीं हुआ था, तब तक हेडविग आकर 4 सीलिंग तोड़ने की आवाज सुन लेता है और अंदर आने की कोशिश करता है, पर उसका दिमाग तो 9 साल के बच्चे जैसा था, इसलिए ताकत भी उसके पास उतना ही था। वो दरवाजा खोल नहीं पाता, इसलिए मन ही मन ये बात डेनिस को बता देता है। वहीं क्लेयर एसी डक्ट का रास्ता खोल अंदर घुस चुकी थी। तब तक डेनिस यहाँ पर आ जाता है। इधर क्लेयर एसी डक्ट से निकलकर भागना शुरू करती है। डेनिस जस्ट उसके पीछे ही था, इसलिए डरकर वो एक खाली पैनल में छिप जाती है, लेकिन उसकी सांस इतनी तेज तेज चल रही थी जिस वजह से वो पकड़ी जाती है। यहाँ डेनिस क्लेयर के गंदे कपड़े देख उसे उतरवा देता है, क्योंकि गंदी चीजों से उसे एलर्जी थी, उसे ओसीडी का प्रॉब्लम था। इसके बाद वो क्लेयर को ले जाकर एक अकेले कमरे में बंद कर इनके रूम के एसी डक्ट का रास्ता भी बंद कर देता है। वही मार्सिया और केसी के कपड़े भी उतरवा लेता है, क्योंकि उनके कपड़े भी गंदे हो गए थे। पर उस वक्त क्या होगा जब उनके अंदर के कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। खैर, दूसरी तरफ डॉक्टर कैरन को यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस ने DOD पर चर्चा करने के लिए इनवाइट किया था। वो बताती है कि एक DID पेशेंट जिसके 2 पर्सनैलिटी हैं, A और B, जहां अगर A को मधुमक्खी काटने से एलर्जी है तो वहीं B को नहीं है और इंसान एक ही है। ऐसा उनके कई पेशेंट के साथ हो चुका है। जैसे डेनिस को गंदगी से एलर्जी है, वहीं हेडविग, बेनी, पेट्रिसिया को नहीं है। इस पर उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या A और B दोनों कभी एक हो सकते हैं। डॉक्टर कैरन बताती है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर A B के लाइट की जगह ले ले। ये लेक्चर खत्म होने के बाद ही बैरी अपना सेशन लेने पहुंचता है, क्योंकि उसके 23 आइडेंटिटी में से किसी एक ने डॉक्टर कैरन से अपॉइंटमेंट लिया था। दरअसल डेनिस के 23 आइडेंटिटीज में से कुछ बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, इसीलिए जब भी वो लाइट में आते हैं, डॉक्टर कैरन को डेनिस की असलियत बताने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं कि कैसे उसने 3 लड़कियों को किडनैप किया है, वगैरह वगैरह। लेकिन हर बार उन पर डेनिस हावी हो जाता है और सेशन खुद अटेंड कर क्लियर कर देता है कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। और डॉक्टर कैरन भी अपने फील्ड की मजी हुई खिलाड़ी थी। वो बताती है कि जब से तुम आए हो 2 बार टेबल पर रखे मिठाई की टोकरी को सीधा कर चुके हो। पिछले सेशन में भी मैंने नोटिस किया था। उनकी बात सुन वो मिठाई को अपने शर्ट में लपेट कर दिखाने की कोशिश करता है कि उसे OCD की प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि वो डेनिस नहीं है। वो कहती है कि तुम कितना भी नाटक कर लो, मुझे पता है कि तुम डेनिस ही हो जिसे लाइट से बैन कर दिया गया था, क्योंकि उसका झुकाव जवान लड़कियों को नाचते हुए देखने में था, वो भी बिना कपड़ों के। फिर भी वो उनको यकीन दिलाता है कि वो बैडी ही है। उसके जाने के बाद डॉक्टर CC फुटेज को चेक करवाती है। वहां रोड किनारे कचरा बिखरा पड़ा था, जिससे नॉर्मल लोग कचड़े से बचकर जा रहे थे। तो वहीं डेनिस कचरे पर चलकर दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो बैरी ही है, लेकिन असल में यहाँ पर बैरी भी होता तो वो भी साइड से निकल जाता। यहाँ कंफर्म हो जाता है कि वो डेनिस है। उधर केसी का दुहक तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उसके साथ ये सब पहली बार नहीं हो रहा था। बचपन में ही उसके अंकल की गंदी निगाह उस पर पड़ चुकी थी। एक रोज केसी, उसके डैड और अंकल तीनों जंगल में शिकार करने गए हुए थे, जहां पर उसके अंकल ने उसके डैड को ड्रिंक में जहर मिलाकर मार डाला और केसी के साथ ऐसा घिनौना काम शुरू किया जिसके सोचने भर से रूह कांप जाए। उसके डैड के मरने के बाद उसकी कस्टडी उसके अंकल को मिल गई, जैसा कि वो चाहता था। इस तरह केसी का बचपन पूरा नर्क से गुजरा था, इसलिए वो हर वक्त गुमसुम रहा करती थी। तभी पेट्रिसिया इनके लिए खाना लेकर आती है और इनको अपना किचन दिखाने ले जाती है। और जब वो सैंडविच बना रही होती है तो मार्सिया मौका देखकर उस पर कुर्सी से प्रहार कर भाग निकलती है। वो केसी को अपने कमरे में लौट जाएं बोलकर मार्सिया के पीछे जाती है। उधर मार्सिया को समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये कौन सी जगह है और यहाँ का एग्जिट डोर कहाँ पर हो सकता है। तब तक उसके पीछे पेट्रिसिया आ चुकी थी। वो डर के मारे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, क्यों हमें यहाँ कैद किए हो। पेट्रिसिया भी वही जवाब देती है जो हेडविग ने दिया था कि उन्हें कोई लेने आने वाला है, जिसके बाद वो उसे ले जाकर एक दूसरे कमरे में लॉक कर देती है और मन ही मन ये बात डेनिस को बताती है। डेनिस लाइट में आते ही तुरंत केसी के पास जाकर कहता है कि अभी अभी ये जो हरकत तुमने की है, इसके लिए तुम तीनों को अलग अलग रखा जाएगा। बातों ही बातों में उसे केसी के शर्ट पर दाग नजर आता है, इसलिए वो तुरंत उसे निकलवा देता है। कुछ घंटे बाद देर रात जब उसकी आंख खुलती है तो उसके बगल में हेडविग सोया हुआ था, जिसकी बुद्धि 9 साल के बच्चे जितनी थी। वो केसी को बताता है कि उसे डांस करने का बहुत शौक है
उसके कमरे में खिड़की के पास एक सीडी प्लेयर है जिसे बजाकर वो खूब डांस करता है। खिड़की का नाम सुनते ही वो हेडविग को फुसलाने लगती है कि उसको भी म्यूजिक सुनना पसंद है, वो भी उसका डांस देखना चाहती है। तभी हेडविग को ख्याल आता है कि इस टाइम मिस्टर डेनिस की अपॉइंटमेंट है, इसलिए वो डेनिस को अपनी लाइट अपनी जगह दे देता है ताकि वो सेशन अटेंड कर सके। सेशन के स्टार्टिंग में ही डॉक्टर कैरन क्लियर कर देती है कि वो बैरी नहीं बल्कि डेनिस है और बोलती है उसको ये बात छुपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी पेट्रिशिया, हेडविग और बाकी 23 आइडेंटिटी की तरह उसे भी अपना जीवन जीने की पूरी आजादी है। डॉक्टर कैरन की बातों में उलझकर वो स्वीकार कर लेता है कि वो डेनिस है और बताता है कि अब उनका 24वां आइडेंटिटी आने वाला है। वो बहुत शक्तिशाली है, वो दीवारों पर चलता है, उसकी चमड़ी गेंडे जैसी मोटी है। हालांकि डॉक्टर कैरन उसके इस बात से इनकार कर देती है कि कोई भी इंसान दिमाग की पावर से मॉन्स्टर थोड़ी बन सकता है, इसकी भी एक लिमिट है। ये 24वां आइडेंटिटी बस उसके दिमाग का वहम है। दूसरी तरफ केसी आंखों में आंसू लिए फर्श पर ऐसे ही बेजान पड़ी थी। तभी हेडविग उसे बुलाने आता है और चुपके से उसे लेकर उस रूम में जाता है जहां पर सीडी प्लेयर रखा हुआ था। अगले ही पल गाना हेडविग के डांस की तारीफ कर पूछती है कि तुमने तो कहा था सीडी प्लेयर के पास खिड़की है। तब हेडविग उसको वो खिड़की दिखाता है जो कि महज एक ड्राइंग थी, जिसे देख वो सहम जाती है और पैनिक होकर उससे यहाँ से बाहर निकलने के लिए फोर्स करने लगती है। उसे किसी तरह शांत करने के लिए हेडविग वहां पड़ी एक वॉकी टॉकी देकर कहता है, हम बाहर तो नहीं जा सकते पर इससे बाहर के लोगों की आवाज सुन सकते हैं। ये मिस्टर डेनिस का है, मैंने उनसे चुरा लिया था। केसी जैसे ही उसे ऑन करती है उधर से लाइन पर एक आदमी बोल रहा होता है। हेडविग कहता है कि बात मत करना वरना हम पकड़े जाएंगे और उसे बात करने से रोकता है। केसी उसे थप्पड़ मारकर हटा देती है और वॉकी टॉकी पर बताती है कि वो उसके आसपास के किसी बेसमेंट में कैद है। उसके साथ 2 और लड़कियों को भी अगवा किया गया है। लेकिन वॉकी टॉकी पर जो बंदा सुन रहा था उसे लगता है कि कोई उससे मजाक कर रहा है। जब तक केसी उसे कुछ समझा पाती, हेडविग ये बात डेनिस को बता देता है और वो लाइट में आते ही वॉकी टॉकी छीनकर उसके दोनों हाथ जुड़वाता है और एक डरावना गाना गुनगुनाते हुए उसे फिर से उसी कमरे में ले जाकर कैद कर देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर कैरन के पास बैरी के अचानक ढेर सारे ईमेल आने लगते हैं। उन्हें लगता है कि डेनिस जरूर कुछ गलत कर रहा है, इसीलिए उसके 23 आइडेंटिटी में से किसी एक ने उनसे हेल्प के लिए बार बार ईमेल किया है। वो तुरंत टैक्सी करके उससे मिलने पहुंच जाती है। डेनिस से उनकी मुलाकात गेट पर ही हो जाता है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे किसी एक आइडेंटिटी ने अर्जेंट मिलने का ईमेल किया था, क्या तुम अपनी जगह उसे बुला सकते हो? डेनिस कहता है कि मुझे नहीं पता कि किसने ईमेल किया था, लेकिन हमारे साथ कोई परेशानी नहीं, सब कुछ ठीक है। कैरन कहती है कि पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ, चाय कॉफी भी नहीं पूछोगे? दरअसल डॉक्टर कैरन भांप चुकी थी कि वो पक्का कुछ गलत कर रहा है, इसलिए वो उसके घर को चेक करना चाहती थी। डेनिस उन्हें बेसमेंट में लेकर जाता है और बताता है कि जब से उसकी प्रमोशन हुई है कंपनी वाले उसे यहाँ रहने देते हैं। यहाँ वो अपने 24वें आइडेंटिटी के बारे में भी बताता है कि वो बहुत जल्द ही आने वाला है। डॉक्टर कैरन एक बार फिर उसे समझाती है कि ये उसके दिमाग का वहम है, एक आदमी मॉन्स्टर कैसे बन सकता है। हालांकि वो अंदर ही अंदर डर रही थी और वॉशरूम जाने का बहाना करके वहां के रूम्स को चेक करने जाती है। वहीं एक रूम में फर्श पर क्लेयर पड़ी थी। अभी वो कुछ कर पाती तब तक डेनिस आ जाता है। डॉक्टर कैरन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि इन मासूम बच्चियों को छोड़ दो, ये बहुत गलत है, पर वो उन्हें भी बेहोश करके सोफे पे लिटा देता है और यहाँ से पहुंच जाता है पास के एक सबवे स्टेशन पे, जहां पर एक ट्रेन में वो अपनी लाइट अपनी जगह अपने 24वें आइडेंटिटी को सौंप देता है और ठीक उसी प्रकार जैसा कि उसने सोचा था उस मॉन्स्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसके बाद वो भागता हुआ अपने बेसमेंट की तरफ चल देता है। उधर डॉक्टर कैरन थोड़ा थोड़ा होश में आ चुकी थी। वो एक नोट लिख रही होती है कि तभी वो मॉन्स्टर वहां पहुंच जाता है। उसे देख डर के मारे उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा होता। तभी वो उनको जकड़ कर मारना शुरू करता है। डॉक्टर उसे चाकू से वार करती है, लेकिन चाकू टूट जाता है क्योंकि उसने पहले ही बताया था कि उस मॉन्स्टर की चमड़ी गेंडे की खाल जैसी है। वो डॉक्टर कैरन को जकड़कर मार डालता है। इधर उनकी चीखें सुन केसी डोर ओपन करके अगले रूम में आ चुकी थी, क्योंकि डेनिस उसे लॉक करना भूल गया था। यहीं पर उसे अगले दरवाजे की चाबी भी मिल जाती है, जिसे खोलकर वो दबे पांव आगे बढ़ती है। वहीं एक रूम में मार्सिया की लाश देख उसे जोर का धक्का लगता है। वो आगे वाले रूम को चेक करती है, तभी अचानक वो मॉन्स्टर क्लेयर को भी घसीट ले जाता है। आगे बढ़कर देखती है तो वो हैवान उसे खा रहा होता है।
केसी तुरंत बाहर निकल उसको अंदर लॉक कर देती है और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। उधर वो मॉन्स्टर दरवाजा तोड़कर बाहर निकल चुका था। तभी केसी को डॉक्टर कैरन का लिखा हुआ वो नोट मिलता है जिस पर लिखा था केविन वेंडल क्रम्ब। ये नाम उस मॉन्स्टर के बचपन का था। तभी उसके गुर्राने की आवाज आती है। वो दीवार पर छिपकली की तरह चिपक कर चल रहा था। उसे इस तरह दीवार पर चलता देख केसी की हालत खराब हो जाती है। वो तुरंत उसके बचपन का नाम बार बार पुकारना शुरू करती है, जिसे सुनकर वो नॉर्मल हो जाता है और केसी से पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? इसी बीच वो डॉक्टर कैरन की लाश को देखता है। केसी बताती है कि इसे तुमने मारा है। केविन कहता है कि ये मैंने नहीं किया। मैं 18 सितंबर 2014 को एक बस में था, तब से मुझे कुछ याद नहीं है। क्या आज 18 सितंबर 2014 है? लेकिन इस बात को 3 साल बीत चुके थे। ये 2017 चल रहा था। केविन कहता है कि इससे पहले कि वो मुझ पर फिर से हावी हो, मुझे मार दो। तुम्हारे पीछे डेस्क में एक शॉर्ट गन रखी हुई है और गोलियां उसके यूनिफॉर्म वाली अलमारी में हैं। अगले ही पल उसके सारे आइडेंटिटी एक एक करके उसके ऊपर हावी होने लगते हैं। केसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। तभी हेडविग आकर कहता है, तुम्हें वॉल्की टॉकी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। डर के मारे वो गन ढूंढना स्टार्ट करती है। तब तक हेडविग लाइट डेनिस को दे चुका था। डेनिस की आवाज सुनते ही वो एक बार फिर उसके बचपन का नाम लेना स्टार्ट करती है, पर अब वो काम नहीं कर रहा होता। अगले ही पल डेनिस लाइट मॉन्स्टर को दे देता है। जब तक वो ट्रांसफॉर्म होता, केसी वहां से भागकर उसके यूनिफॉर्म वाले कैबिन के पास पहुंचती है और कैबिन से बुलेट निकालकर गन रिलोड करती। तब तक वो मॉन्स्टर आ चुका था। वो उसके कपड़े फाड़कर उसके पैरों पर दांत काट रहा होता है। तभी केसी उसे शूट करने के लिए गन उसकी तरफ पॉइंट करती है। अचानक वो वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद केसी भागते भागते हर ओर दरवाजा तलाशती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। उधर वो मॉन्स्टर एक एक करके सारे लाइट्स को तोड़कर इसकी तरफ बढ़ रहा होता है। केसी डर के मारे अपने आप को एक सेल में बंद कर लेती है और जैसे ही वो सामने आता है, वो उसे 2 गोलियां शूट करती है, मगर उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वो केसी को मारने के लिए जेल को तोड़ने लगता है। तभी उसकी नजर उसके शरीर पर बने जख्मों पर पड़ता है, जिसे देख वो रुक जाता है और कहता है कि तुम्हें भी मेरी तरह सताया गया है, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, और केसी को जिंदा छोड़कर चला जाता है। दरअसल डेनिस ने उन लड़कियों को इसीलिए किडनैप किया था ताकि वो मॉन्स्टर को उनका शिकार दे सके, और वो ऐसी लड़कियां ढूंढ रहे थे जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी दुख महसूस ना किया हो। इसके कुछ घंटे बाद एक आदमी वहां सिगरेट पीने आता है और केसी को वहां बंद देख तुरंत निकालकर ऊपर ले जाता है। दरअसल ये एक जू था जहां पर बैडी काम करता था और उसके बेसमेंट में ही रहता था, जहां पर उसने इनको कैद करके रखा था। पुलिस को सूचना मिलते ही वो बेसमेंट के अंदर छापा मारते हैं, जहां पर केविन के 23 आइडेंटिटीज के बहुत सारे यूज करने वाले सामान देखने को मिलता है। इधर एक लेडी पुलिस ऑफिसर केसी को बताती है कि उसके अंकल उसे लेने आ रहे हैं। यहाँ केसी बेझिझक उस लेडी पुलिस को अपने अंकल के सारे काले कांड बता देती है, क्योंकि अब वो मेंटली स्ट्रांग हो गई थी। दूसरी ओर वो मॉन्स्टर आईने में देख अपना नाम रखता है बीस्ट और कहता है कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। वहीं हेडविग इस बात से खुश हो रहा होता है कि उनके शरीर पर गोली का भी कुछ असर नहीं हुआ था। अगले ही पल ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि संदिग्ध खूनी केविन वेंडल क्रम्ब 2 लड़कियों का मर्डर करके गायब हो चुका है। वो एक बहुत भयानक बीमारी से पीड़ित है। रिपोर्ट के मुताबिक उसका एक पर्सनैलिटी फिलाडेल्फिया जू के जानवरों का मिश्रण है, जहां पर वो काम किया करता था। उसके 24 पर्सनैलिटीज हैं, इसलिए सबको मिलाकर उसको एक नाम दिया गया है। जिसे सुन एक लड़की कहती है कि 15 साल पहले भी एक ऐसा ही आदमी पकड़ा गया था, पर उसे उसका नाम याद नहीं आ रहा होता। तभी पास में खड़ा एक अजनबी बताता है कि उसका नाम था मिस्टर ग्लास। तीसरे पार्ट में ये तीनों लेजेंड्स एक दूसरे से फाइट करते हुए दिखेंगे। अगला भाग देखने के लिए हमारे इस चैनल द सर्वाइवल फिल्म्स को सब्सक्राइब जरूर करें।